दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम को लेके लाइक यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस को जो है लेके सीरीज़, और साथ में जो बच्चे जो सच में इकनॉमी को लेके मतलब कि जिनके मन में डर है कि नहीं इकनॉमी को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए हैं। और ये वीडियो अगर मैं बात करूँ तो 2022 अभी जैसे चल रहा है, ठंड का टाइम है, और 2026-27 तक भी बच्चे वैलिड हैं, देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं चेंजेस बोलूँगा बस आपने वो चेंजेस कर लेने हैं और आपका सीरीज़ लाइक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक मैं बात करूँ, आपने अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छा महसूस किया होगा, आपके अंदर एक फीलिंग आई होगी कि नहीं चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, इकनॉमी ठीक ठाक समझ आ रही है। मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि इकनॉमी को मैं एक ऐसे रास्ते से लेके चलूँ ताकि जो भी हमारे खड्डे पड़े हम उस खड्डे को भी निकाल दें और आपको बिल्कुल एक स्मूथ रास्ता दिखाई देता रहे। मैं चाहता तो मैं बैंकिंग से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं चाहता तो टैक्सेशन से भी मैं स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मेरी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस वही है जिनको सच में इकनॉमी नहीं आती कि इकनॉमी का मतलब क्या है और इकनॉमी किस तरह से है। ठीक है, तो एक तो उनके लिए होगी। दूसरी बात, हिंदी मीडियम वालों, हारना नहीं है, लगे रहिए। दुनिया क्या कहती है, क्या कह रही है, बाबू सोना नहीं हो पा रहा है, ये है वो है, उनको सबको भूल जाओ। आपने डेली बेसिस पे 12 से 13 घंटे पढ़ना है, जिसमें मेरा टाइम टेबल चल रहा है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं अच्छे से। 1 या 2 या 3 वीडियो जरूर देखिएगा एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि एक आइडिया मिल जाए तो आदमी अपने आप कर लेता है। तो उन वीडियो से 3 दिन के टाइम टेबल देखो, एक आइडिया लो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद फिर अपना बना ले चलो, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर लो। क्योंकि हिंदी मीडियम, देखो यार, मेरी जान हिंदी मीडियम में बसती है। आपने देखा होगा अरोड़ा इस चैनल पे मैंने बिल्कुल हिंदी पे ही शुरुआत कर रखी है। बहुत इंग्लिश मीडियम वाले सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब भी करके जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं तो हिंदी में करा रहा हूँ, बड़ी बातें ना करते हुए, बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए। रिज़ल्ट आएगा, ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आने वाले टाइम में ज़रूर आएंगे, मुझे तो विश्वास है। इसीलिए जब भी आप पढ़ें मस्ती ना करें, फ़ोन्स को दूर रखें। जितना ज़्यादा आप अपने फ़ोन्स को, जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर रखेंगे, उतना ही आपका जो है सिलेक्शंस होगा। ठीक है, तो मुझे कुछ यही सब चीज़ें कहनी थी जो मैंने कह दी। चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये लेक्चर पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ये तो है ही है। इसके अलावा आपके अंदर एक विश्वास भी पैदा करके जाना कि जब मेरी सीरीज़ कंप्लीट हो, बोलो यार नहीं अरोड़ा सर ने करा दिया यार, बढ़िया करा दिया, मज़ा भी आया उनकी बातों को सुन के। तो एक विश्वास भी पैदा करते हुए, यानी कि आपका एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके व्यक्तित्व को लेके। कभी भी कोई गरीब मिले उसकी ज़रूर हेल्प करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है अगर बात करें दोस्तों, चलिए फिर बैक टू टॉपिक चलते हैं। तो गरीबी के प्रकार। अभी तक हमने देखा कि गरीबी के बारे में क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस को समझा, यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। हमने ये भी देखा कि अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है गरीबी की। फिर मैंने आपको दक्षिण और उत्तर समझाया कि कैसे गरीबी को कैसे एक मजाक बना रखा है इंडिया के अंदर, वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज हम प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में ये होता है कि 2 तरह के, देखो अब किताबों में ना अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कुछ आप और किताबें देख लो तो उसमें अलग प्रकार हैं, कुछ और देख लो तो उसमें अलग प्रकार है। कहने का मोटा मोटा 2 ही प्रकार हैं वैसे देखा जाए, लेकिन तोड़ मरोड़ के कोई किताबें अगर कितना भी लिख दे तो वो भी अपनी जगह ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो गलत है, नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है। हम कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। हम जो यहाँ इकनॉमी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन की इकनॉमी। तो कंपटीशन की इकनॉमी में हमारा जो कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कंसेप्ट के पीछे भागिए कि ओवरऑल कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, तो गरीबी के प्रकार में दोस्तों आज अगर हम बात करें तो 2 तरह के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला आपका आता है निरपेक्ष गरीबी, जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। मोटा मोटा पहले इस कंसेप्ट को तोड़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या है, किस तरह से है। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ही घुमा फिरा के कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दे और तुम्हारी बैंड बच जाए करना हुआ तो। देखो गुस्सा कहाँ आता है, जब चीज़ें जो होती हैं मतलब पढ़ा हुआ होता है, जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो वो होता है कि चलो यार नहीं पता, ठीक है, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वो क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन गलत होता है तो सबसे ज़्यादा अपने आप पे गिल्ट फील होता है, राइट? यही होता है। तो उसी कंडीशन में पहला है निरपेक्ष गरीबी। पहले आप देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए
मोटा मोटा कंसेप्ट इसमें यहाँ पे ये है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, देखो हम पढ़ेंगे वो तो बात की बात है, यहाँ पे मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि ये एक लाइन को थ्रेशोल्ड कर देते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से बात करें कि मान लो जैसे कि एक ये लाइन होती है, इसके नीचे जो होंगे, मान लो इन्होंने कोई अपनी एक लाइन बना दी, उसके नीचे जो होंगे, जो इसके बास्केट में नहीं आ पाएंगे वो गरीब हैं, इसके ऊपर जो है अमीर हैं। एक तो ये मोटा मोटा यही है कंसेप्ट। क्या है इसको, क्या है इसको देखने से पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले चीज़ों को थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर पहले थोड़े बेसिक्स को समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहले समझो उत्पादन और उपभोग को, उत्पादन और उपभोग, इसको आगे बढ़ाने से पहले अपना उत्पादन और उपभोग को पहले बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जब जाके कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। उत्पादन क्या होता है? जब चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़, चाहे गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे जैसे मैं टीचिंग दे रहा हूँ वही सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई गुड्स हो गए, भाई मान लो किसी की मिल है, किसी का कोई दुकान है, कुछ भी व्हाट्सएवर, किसी चीज़ का कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है एट एनी को, जहाँ पे उसको वैल्यू एडिड हो रहा है, तो उसको हम उत्पादन कहेंगे। उपभोग में क्या होता है? उपभोग में होता है भाई कोई चीज़ ली, हमने उसको कंज्यूम किया। अब उपभोग में एक तो जैसे खाना पीना हो गया, ये भी एक उपभोग है। लेकिन कोई चीज़, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ही की कोई फैक्ट्री है, ध्यान से समझना, मान लो यार आप ब्रेड बनाते हो, ठीक, ब्रेड के लिए आपको फ्लोर, आपके लिए फ्लोर चाहिए, यानी कि आपको अगर बात करें गेहूं और आटा चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए क्या हो गया उपभोग? आपके लिए उपभोग हो गया कि आपको आटा चाहिए, तो एक तरह से ये आपको उपभोग भी है। अगर हम फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें, ध्यान से समझना, इसी के जैसे मान लो कोई स्टील, मान लो कोई लेट्स सपोज कोई पीतल का काम कर रहा है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल तो पीतल हो गया, लेकिन उससे मान लो मूर्तियां बना रहा है, तो उसको रॉ मटेरियल क्या हो गया? उसके लिए भाई वो पीतल हो गया। तो पीतल कहने का मतलब है एक तरह से वो उपभोगी तो हुआ इनडायरेक्ट, क्यों? कंजप्शन जब करोगे जब भी तो उसके बाद मूर्तियां बनेंगी पीतल की। तो हर पर्सपेक्टिव में अलग अलग चीज़ें उपभोग होती हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं, यानी कि जब किसी चीज़ को आप ग्रहण करते हैं, इनडायरेक्टली खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब आपके मतलब नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि क्या से चीज़ें क्या हो रही हैं। तो ये हो गया उपभोग। उत्पादन जब हम चीज़ कोई प्रोड्यूस करते हैं। उपभोग क्या होता है? जब हम कोई चीज़ लेते हैं, लेते में फैक्ट्री भी हो सकती है, खा भी सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो, पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी? उपभोग हो गई। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि उत्पादन क्या होता है और उपभोग क्या होता है। अब समझते हैं आय और व्यय। दोस्तों आय और व्यय भी समझो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चार टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं, जब भी जाके मजा आएगा कंसेप्ट को समझने में। अब आय क्या होता है? भाई हम कोई चीज़ अर्न करते हैं, आय होती है। भाई गवर्नमेंट वाली सैलरी लग गई, हर महीने 1 लाख रुपये सैलरी आ रही है, आय है आपकी, यही है। भाई सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ गया, लड्डू उड्डू बांट दिए, तो अब आपकी पर मंथ सैलरी आएगी, तो वो आय है। इसी जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए भाई कोई सेल करता है, कुछ गुड्स परचेस मतलब सेल करता है, तो वो उसके लिए इनकम हो गई। इसी की जैसे अब व्यय क्या होता है? भाई मान लो कोई फैक्ट्री है, सेम एग्जाम्पल ब्रेड वाला ले लो, मान लो आपने ब्रेड लिया, आपने भाई मान लो आटा गेहूँ मंगा लिया और आपने उसे ब्रेड बना दी। लेकिन जब आपने आटा और गेहूं के लिए पैसा भी तो दिया होगा, आपकी जेब से गया, तो जब वो चीज़ गई तो वो क्या है? व्यय है। समझ आ गया? वो चीज़ क्या है? व्यय है। समझ आ गया? तो जब कोई चीज़ आपकी जेब से निकलेगी, यानी कि जहाँ आपके अकाउंट में डेबिट लगेगा, जिसको बोलते हैं ना आपके अकाउंट में था डेबिट लग गया, क्योंकि हमेशा हम जो खुश होते हैं क्रेडिट को लेके ज़्यादा होते हैं, डेबिट होता है तो दिमाग खराब होता है, ठीक। तो वो चीज़ आपकी क्या हो गई? आपकी क्या होगी? व्यय हो गई। इसी के जैसे एक टर्मिनोलॉजी और समझो, उत्पादन और उपभोग क्या होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक, सॉरी नॉट उत्पादन, उत्पादक क्या होता है? जो बंदा प्रोड्यूस करता है। जैसे किसान है, हमारे क्या होता है? चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरह से आप भी अगर चीज़ों को देखें, अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो ये भी आप भी एक तरह से उत्पादक ही हैं। वट एवर आपने, आपके पास कच्चा माल आ गया है, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, आपने उसमें वैल्यू एडिट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो उत्पादक ही हुए। चीज़ों को आप प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं एक तरह से, तो आप क्या हैं? उत्पादक हैं। फिर उपभोक्ता कौन है? हम ब्रेड लेके आए, सुबह सुबह लाओ भी चाय ब्रेड खा लें मक्खन के साथ, या फिर नॉर्मल किसी के साथ घी लगा के खा लें, तो वो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। 6 मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में आपको समझाई, क्योंकि निष्पेक्ष गति तक पहुंचने के लिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक ये चीज़ें नहीं समझाता, वो सर के ऊपर से निकल जाता। फिर समझे? मैंने आपको एक चीज़ ये भी बेसिक समझाई कि ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब ये, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई जो बंदा 100 रुपये कमाता है, जो डेली का 100 रुपये कमाता है, और जो बंदा मान लो 100 रुपये इन्होंने रख दिया बेंचमार्क कि जो 100 रुपये से नीचे कमाता है, या 100 से नीचे कमाता है, वो लोग हो गए गरीब,
और जो 101 रुपये कमाए, चाहे वो 1 लाख कमाए चाहे 1 करोड़ कमाए, वो हो गया अमीर। तो ये है कुल मिलाकर निरपेक्ष गरीबी का। निरपेक्ष गरीबी बेसिकली यही कहती है। इसमें मैं जो टर्मिनोलॉजी में लेके आऊंगा अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आ रखा है न्यूनतम उपभोग व्यय। मैंने आपको उत्पादन भी समझाया, उपभोग भी समझाया, वह भी समझाया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये था कि जो 6 की 6 टर्मिनोलॉजी समझाई वो बेसिकली इसी चीज के लिए मैंने आपको, अगर बात करें तो मैंने आपको चीजें समझाई थी। ठीक है, अब समझते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी दोस्तों ये कहती है, ये एक ऐसा मापदंड लेके चलती है, एक आधार एक ऐसा लेके चलती है जहां पे अगर हम बात करें, ये बेसिकली बात करती है न्यूनतम उपभोग व्यय की। यानी कि एक ऐसा न्यूनतम, एक मिनिमम कि एक आदमी इतना खर्च करेगा, मतलब इतना जो है न्यूनतम करेगा। तो उसी लाइन को जब वो थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, थ्रेशोल्ड का मतलब ये हो कि जब उसको वो एक लाइन मान लेते हैं तो उसी को हम जो है निर्धनता रेखा भी कहते हैं। तो ये एक तरह से अगर हम बात करें तो निरपेक्ष गरीबी का हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है। निरपेक्ष गरीबी में हमें ये चीज समझ में आती है कि इसमें हम जो है, अगर आप इस फिगर से थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये बेसिकली एक्चुअल गरीब लोग हैं। एक्चुअल गरीब कि इन्होंने एक रेखा मान ली, एक रेखा मान ली कि भाई इससे नीचे अगर न्यूनतम उपभोग हुआ, अगर इससे, तो वो लोग गरीब हैं। ये तो हो गया टेक्निकली। पीपीटी पे क्या लिखा है छोड़ो, अभी हम बात पे आएंगे। अब थोड़ा सोचो, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा अब आपको यहां तक दिमाग लगाना पड़ेगा। मन में सोच, देखो यहीं से कैसे मेन से क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टैटिक की बात करें तो, क्योंकि स्टैटिक में 2022 में 2021 के मेंस में पेपर आया भी है, जो उसमें लाइक वो टैक्सेशन से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो यहां से सोचो, क्या ये सच में सही है रेखा? अब यहां पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि क्या ये सच में सही रेखा है किसी गरीबी को नापने की? यार एक बात बताओ, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 100 रुपये रेखा है। अब एक बंदा है जो 1 करोड़ भी रोज का कमा रहा है, भाई टाटा अंबानी बिरला भी तो है, वो भी अमीर है, और एक बंदा 101 रुपये भी कमा रहा है डेली बेसिस का। भाई टाटा बिरला अंबानी और 101 रुपये जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर कर रहा है 101 रुपये कमा रहा है। मैं सिचुएशन हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं ताकि इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब तुम सोचो यार, भारत सरकार के हिसाब से देखा जाए निर्धनता रेखा अगर मान लो, अभी जस्ट सोचो 100 रुपये अगर गरीबी कर दी, अगर 100 रुपये गरीबी कर दी, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, तो 101 रुपये जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी यार, वो भी 101 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो दिल्ली में 700 रुपये दिहाड़ी हो गई है, 700 रुपये लेबर कॉस्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में 101 वाला वो, और एक टाटा अंबानी जो मतलब दिन का पता नहीं कितना करोड़ रुपये कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो कि भारत सरकार के हिसाब से वो भी अमीर है, वो भी अमीर है। क्या ये सही है? सोचो, क्योंकि यूपीएससी में सोचना पड़ता है। तो ये इसका एक डीमेरिट पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि हमें एक एग्जैक्ट फिगर नहीं दिख पाती है कि सच में हमारे देश में अमीर और गरीब कितने हैं। ये रेखा जो होती है ये गरीबों को तो डिफाइन कर देती है, लेकिन वो लोग क्या, हम जैसे स्ट्रगल वाले हैं, एक बोलते हैं ना मिडिल क्लास लोगों की रेखा ये नहीं बता पाती। ये सिर्फ ये 2 ही रेखा में डिफाइन करती है कि कट ऑफ लगा दिया, जैसे कि हमारा यूपीएससी कट ऑफ होता है। अब मान लो भाई, अगर मान लो 98 की कट ऑफ हो गई है, तो जिसका 97.99 है वो भी फेल है, 98 वाला पास है, 98.1 आ जाए वो भी पास है, चाहे किसी का 200 भी आए वो भी पास है। तो कट ऑफ लगा दी। अब सोचो बंदा कितना क्लोज है, 0.1% का 0.1 का मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन वो भी फेल है। उसमें 0.1 अगर जुड़ जाए भाई, अब मान लो किसी का 98.1% आ रहा है और मान लो 98.1 मार्क्स आ रहे हैं और किसी के मान लो 160 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी नॉलेज और 98.1 नॉलेज में डिफरेंस होगा, नहीं होगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहा कि क्या एग्जैक्ट में क्या चीज है। समझे मेरी बात को? तो निरपेक्ष गरीबी में हमें यही एक सबसे बड़ी समस्या, हमें सबसे बड़ा एक समस्या जो हमें देखने को मिलती है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, जब समझाते हैं, तो ये चीज़ों को सोचना पड़ता है। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि निरपेक्ष गरीबी में हमें एक सबसे बड़ा लूप होल यही देखने को मिलता है। तो कल को अगर मान लो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, मान लो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से, जो मैंने अभी आपको प्रवचन बोले वो आप बहुत अच्छे से जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं निरपेक्ष गरीबी। देखो निरपेक्ष गरीबी में अगर हम बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम उपभोग व्यय को लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर जो भी सरकार मापदंड तय करती है, वो करती है कि हम कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम जो है गरीब कहेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, सरकार बड़ी चालाक होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी सरकार हो,
हमेशा सरकार यही चाहेगी कि हम अपने देश में कागजों के ऊपर गरीबी कम कर सकें। प्रैक्टिकल तो यह है कि हम गरीब नहीं कर मतलब बहुत टाइम लगेगा हमें, मतलब हमें कुछ, अगर हम बात करें तो कुछ हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल भी लग सकते हैं गरीबी खत्म करने में। लेकिन हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम कागजों में उसको गरीबी जो है कम कर सकें। समझे मेरी बात को? क्यों? ताकि हमारी वाहवाही हो सके, हम उस चीज़ को लेके मतलब बढ़िया से मतलब चीज़ों को जो है हम हो सके। ठीक है, समझ आए? एक चीज़ और, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर क्या हम आपकी रील्स बना सकते हैं, आपकी शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, आप कॉपीराइट तो नहीं देंगे? मैं किसी को कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा, ये मैं इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को लेके शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, अगर आप अपना प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ करना चाहते हैं यूट्यूब पे, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। आप मेरी ही जो हम कुछ फैक्ट्स कुछ आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको लग रहा है, आप हमारी जो भी है कहीं पे भी, इंस्टा पे डालो, टिकटॉक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, आप मेरी वीडियो को लेके कोई भी तोड़ मरोड़ के आप डाल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये समझ आ गया। लेकिन ये जो गरीबी होती है, सबसे ज़्यादा जो ये फंडा हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये हमें ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलता है। भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलना चाहिए कि आखिर विकासशील जो हमारे जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, भाई कितना फ़र्क है? देखो, मैं अब्रॉड गया हूँ, मैंने 5 साल ज़िंदगी अब्रॉड में गुजारे हैं। ठीक है, और अच्छे खासे बढ़िया मतलब अच्छी कंट्रियों में गुजारे हैं मैंने, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं मतलब बैंकर था मैं, और बैंकर में हमें एनालिसिस करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में हमारा लग जाता है, मतलब एक तरह से आप समझ लो ऑडिटर टाइप में। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने जब कंट्रियाँ देखी तो मैंने ये भी देखा, हालांकि मैं चाइना तो नहीं जा पाया, लेकिन अगर मैंने चाइना पीपल से मिला हूँ, पता है बाहर जाओ तो इंडिया को ये लोग लो ग्रेड समझते हैं। लो ग्रेड समझते हो? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, आप किसी अमेरिकन सिटीजन से मिल लो, आप किसी इंडियन से, तो अमेरिकन को ज़्यादा तो जो दी जाती है कि अमेरिकन है, पासपोर्ट की वैल्यू है। लेकिन हम जैसे अमेरिकन या फिर साउथ वालों को, यानी कि अगर बात है जिसमें बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, और आपका नेपाल भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, हम लोगों को ना एक तरह से लेबर क्लास समझा जाता है। आप समझे मेरी बात को? तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि विकासशील देशों में ही ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्वेश्चन ये भी है भाई, आखिर क्या रीज़न है कि निरपेक्ष गरीबी हमें विकासशील देशों में ही पाई जाती है, भाई विकसित में क्यों नहीं पाई? क्योंकि देखो, विकसित कंट्रियाँ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, दे हैव अ सफिशिएंट अमाउंट। क्योंकि यहां पे एक वर्ड को पकड़ो, न्यूनतम उपभोग व्यय, न्यूनतम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की, हाँ यार एक बंदा इतना तो जरूर कहीं ना कहीं खर्च करेगा। लेकिन ये कमोबेश में अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चीजें डेवलप कंट्री में नहीं हो पाती। क्यों? वहां की गरीबी की परिभाषा अलग है। वहां अगर आप यूएस में अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आप मे भी आप एक महीने में सेकेंड हैंड एटलीस्ट आप एक कार खरीद लें। ठीक है, मेरे पास वो थी निसान अल्टीमा, सेकेंड हैंड ली थी मैंने। ठीक है, हाँ एक ही मंथ में हो जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं वहाँ। तो उस कंडीशन में न्यूनतम उपभोग व्यय का मतलब ये हुआ, न्यूनतम उपभोग व्यय का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ हमें देखने को मिली कि डेवलप कंट्री के अंदर वहाँ की कैटेगरी में ऑलरेडी वो बंदे रिच हैं, लेकिन हमारे देश में सब भूखे नंगे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर ये निरपेक्ष गरीबी यहीं पे ही जो है चीज़ें जो है अगर बात करें तो वैलिड है। समझे? तो आई होप मैंने ये चीज़ें जो आपको समझाई ये कभी आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं, क्योंकि निरपेक्ष गरीबी में और सापेक्ष गरीबी में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं। इसलिए मैंने बाकायदा इन डेडिकेटेड लेक्चर इसी 2 टॉपिक के लिए ही बनाए हैं, ताकि मेरे बच्चे कल को कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए तो आप कर सकें। अब फैक्ट, ये पीसीएस फैक्ट है। पीसीएस फैक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो भी इस निधनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ये यूएन की एक बात करें एक एजेंसी है, ठीक है, यूएन का एक पार्ट है, कि प्रथम महानिदेशक R वायर्ड ने 1945 में किया था। तो ये पीसेस का फैक्ट है, ध्यान से समझना। जो बच्चे पीसेस की तैयारी कर रहे हैं उस फैक्ट को लिख लो। भाई इन्होंने निकाला था इस चीज़ का मतलब प्रतिमान निकाला था, तो ये प्रतिमान जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी चीज़ को जो है हम अगर हम बात करें तो निरपेक्ष गरीबी की तरफ जो है कुल मिला के जो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब अगर आपने निरपेक्ष गरीबी समझ ली, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे दिया, सापेक्ष गरीबी आप 1 सेकंड में समझ जाओगे। सापेक्ष गरीबी में ये होता है, देखो ये तो होगी हमारी जैसी मतलब कि बात करें डेवलपिंग कंट्री की, हमारी डेवलपिंग कंट्री की कुल मिला के हमारी गरीबी होगी। अब देखो यार ये भी बंदा इसके पास ठीक ठाक है, लेकिन ये भी बंदा गरीब है, यानी कि अमीरों में जो अब गरीब होता है, भाई जिसके पास कम कार है, स्विमिंग पूल नहीं है, अपना मकान छोटा वाला है,
तो अब ये बेसिकली डेफिनेशन उसमें देखते हैं, यानी कुल मिला के यहां पे ये हुआ कि जब निर्धनता की तुलना अन्य देशों से करी जाती है, यार अमेरिका का गरीब और भारत के गरीब में फर्क होगा नहीं होगा? तुम खुद ही सोचो, अमेरिका के गरीब में और भारत के गरीब में फर्क होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे एक डॉक्यूमेंट्री डाली थी यूएस की, कि यूएस में भी कितनी पॉवर्टी है, लेकिन वो पॉवर्टी एक डिफरेंट वे में है। डिफरेंट वे में मतलब वो गरीब इसलिए क्योंकि उनका अपना मकान नहीं है, लेकिन वो बंदे अपनी गाड़ियों में एसी चला के सो रहे हैं। तो क्या ये अब हमारे देश में अगर किसी के पास गाड़ी हो तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक मिडिल क्लास का साइन माना जाता है कि हाँ यार चलो कार है तो बंदा ठीक ठाक ही होगा, यही होता है ना। लेकिन वहां पे बंदे गरीब हैं। अगर हमारे देश में आए, अगर हम उसी डेफिनेशन को अपने देश में लागू करें, अरे पागल हो गए क्या, अमीर आदमी यार गाड़ी वाड़ी है तो बढ़िया वाली गाड़ी है, 40-50 लाख की गाड़ी बेच के क्यों ना कर ले। तो ये हमें फर्क जो हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये भी पता चला कि जब निर्धनता की तुलना अन्य देशों, अन्य राज्यों, बिहार को उठा लो, गुजरात को उठा लो, कंपेयर कर लो, यानी कि जब हम किसी चीज की तुलना इधर से उठाए पकड़ा, इधर से पकड़ा और तुलना करना स्टार्ट किए, यानी कि जहां पर हम दो चीजों की तुलना करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे बेंचमार्क नहीं लगेगा, यहां पे हम तुलना करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बेसिकली तुलना करते हैं। और जब हमें व्यक्ति को निर्धनता के बारे में पता चलता है कि नहीं यार ये स्टेट गरीब है, ये स्टेट अमीर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार को अगर बात करें, पोटेंशियल बहुत है बिहार में, यूपी में भी इवन पोटेंशियल बहुत है, लेकिन गरीबी की मार झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं भाई? पॉलिटिक्स, एक तो पॉलिटिक्स का भी एक रीजन हो सकता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है, चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते। जब आईएएस बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बाद में वो भी सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये पता, जब हम दो स्टेट्स को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो हम उसको जो है सापेक्ष गरीबी के तौर पे समझेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि हमें एक बात ये पता चली कि यदि हम कहें कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि देशों की तुलना में भारत प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो इसका मतलब होता है कि भारत के लोग सापेक्ष रूप से निर्धन हैं। यानी कि अब देखो, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे यूएस से चलता है, यहाँ पे पाउंड चलता है, यहाँ पर आपका येन चलता है। हालांकि जापानी पाउंड आपको बता दूं कि जापानी येन इंडियन करेंसी से ज़्यादा है, मतलब हमारी करेंसी मोटी है, मतलब मजबूत है हमारी करेंसी, लेकिन वहाँ पे भाई इनकम इतनी होती है, 5-5, 6-6 लाख नॉर्मल कमाते हैं बंदे। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे भारत की जो गरीबी है, अगर हम बात करें तो हम एक तरह से सापेक्ष गरीबी की तरफ जो हम चीज़ों को बढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम दो देशों की, यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट लिख लो, दो देशों की जब हम तुलना करते हैं, या दो देशों कर दो या फिर राज्य कर दो या किसी भी चीज़ की तुलना कर दो एक की जगह दूसरे से, तो उसमें करते हैं। हमने निरपेक्ष गरीबी में देखा कि जब हम एक बेंचमार्क कर देते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्यों भाई? देखो हो सकता है ये, अब देखो इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट समझते हैं। क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक व्यवहार को समझते हैं इसके। अब यहाँ पे ये बोलता है कि ठीक है भाई, हमने जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान की हमने अगर मान लो कंपेयर कर दिया तो भारत परिप्रेक्ष्य में गरीब है। लेकिन भाई अगर मैं एक चीज बोलूं, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर देखें यूएस में बहुत ज्यादा है। यूएस में ज्यादा कैसे है इस चीज को समझते हैं। मैं था तो मेरा टेलीफोन बिल कुछ $150, गैस बिल कुछ $100, वाटर बिल कुछ $50, वो आते हैं सीवेज वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले, दिल्ली में तो हालांकि $100 है, वहां पे $100। ये आपको मंथली बेसिस पे आपको जो है पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कर लो। फिर मंथली इंश्योरेंस, वहाँ पे मंथली इंश्योरेंस चलता है दोस्तों। मंथली इंश्योरेंस कम से कम $300 के आसपास, क्योंकि मैं इसमें दांतों का भी इंश्योरेंस इंक्लूड था, ठीक है, $300। तो ये मिनिमम आपको देख रहे हो करीब कम से कम मोटा मोटा खर्चा आप ये मान के चलो, रेंट है, रूम रेंट है, ये है, कुल मिला के $1200 के आसपास कहीं ना कहीं लग ही जाता था। $1200 का मतलब कितना हो गया? मोटा मोटा आप अभी आज की कंडीशन में लेके चलें तो करीब 90,000 रुपये। यानी कि जब तक मैं 90,000 रुपये खर्च नहीं करूंगा मिनिमम, तो मैं गरीब हूं। अब यही कंडीशन हमारे देश में अगर हम बात करें, अगर हम चीज़ों को लेके चलें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने भारत को अगर लेके चलें, 90,000 रुपये कमा रहा है एक बंदा, तो उसको गरीब बोलोगे? अरे क्या मजाक कर रहे हो सर जी, समझ आ गया? तो कहने का मतलब है जब हम तुलना करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये हुआ कि वहां पे हालांकि गाड़ियां, ये चीजें सस्ती हैं, लेकिन फूड महंगा है। एक बर्गर कम से कम $3,
एक पिज्जा स्लाइस जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे पिज्जा की स्लाइस भी मिलती हैं। जब आप बफेलो टाइप में मार्केट में जाओगे तो आपको पिज्जा की स्लाइस भी मिलती है $1 में। हालांकि $1 कितना हुआ, कम से कम आज के तौर पे 70 रुपये हुए। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक करो कि यहाँ पे हालांकि हम 70 रुपये पूरे दिन खाना खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पिज्जा की एक स्लाइस, एक बाइट जो हमें 70 रुपये की मिलती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब वहाँ पे इंक्रीज है, चीज़ें जब वहाँ पे इंक्रीज हैं, और यहाँ पे जब हम भारत की तुलना करेंगे, क्या ये सच में, सोचो थोड़ा कि क्या सच में हम गरीबी को कर पा रहे हैं? नहीं। तो हालांकि इन्होंने मोटा मोटा तो बता दिया कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो हमें हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है, क्या मजाक बना रखा है कि ढंग की कहाँ है गरीबी, हमें कहाँ कंपेयर कर पा रहे ढंग से, क्योंकि हमारे पास इसके बाद के आंकड़े नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें फिर मजबूरी में हमें निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, जिसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो पॉवर्टी कहते हैं, हमें यही करना पड़ता है। मैंने आज की वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करी कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है और निरपेक्ष गरीबी के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। अब ये नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर्स देखिए, क्योंकि लेक्चर से आपको एक आपके रिफॉर्म होना स्टार्ट होगा, आपके मतलब मन में, आपके दिमाग में, आपके व्यक्तित्व में, ये सारी चीज़ें आपको रिफॉर्म होनी स्टार्ट होंगी। समझ आ गया कि सापेक्ष गरीबी में हमने ये देखा कि जब हम किसी देश या राज्य किसी भी चीज़ से तुलना करते हैं तब हम निष्कर्ष निकालते हैं, और हमने निरपेक्ष गरीबी में हमने ये चीज़ देखी जब हम एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, यानी निर्धनता रेखा को। जैसे हमारे देश के अंदर बीपीएल है, भाई बीपीएल है, भाई इससे नीचे होंगे तो ये लोग गरीब हैं, इनको राशन कार्ड मिल जाएगा, जो ऊपर है उनको एपीएल बोल देंगे। यही होता है ना। आगे हम देखेंगे किस तरह से गरीबी का जो है मजाक बनाया जाता है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।